नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता चुने गए, मुख्यमंत्री पद की शपथ कल लेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से बीरभूम जिले में हुई हिंसक घटनाओं से हुई मौतों की विस्तृत रिपोर्ट 4 सप्ताह में मांगी। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान में इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में भारत के बारे में उल्लेखित संदर्भ झूठ और गलत बयानी पर आधारित। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 182 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। महाराष्ट्र विधानसभा ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की तुरंत सुनवाई के लिए विशेष अदालत स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया। परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए छात्रों से विचार साझा करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट लीग का 15वां संस्करण शनिवार से शुरू होगा। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री होंगे। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित बैठक में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। कल लखनऊ के एकाना स्टेडियम में आयोजित समारोह में श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में पार्टी के पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के वरिष्ठ नेता राधा मोहन सिंह और रघुवर दास मौजूद थे। आज शाम जब भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के सदस्य राज्य सरकार के सचिवालय लोक भवन में अपना नेता चुनने के लिए पहुंचे तो बाहर जोश से लबरेज सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने की बधाई देने के लिए पहले ही पहुंच चुके थे। बैठक के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा और विधायक दल के सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया। विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ ही योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो गए हैं जिन्होंने राज्य में अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी पार्टी का आभार व्यक्त किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की इस नई सरकार गठन के लिए मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहाँ पर चुना गया है। उन्होंने प्रदेश की जनता का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनकी सरकार पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र के मुताबिक प्रदेश की जनता की सेवा करेगी। इस बैठक के दौरान मौजूद पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश में एक नया इतिहास लिखा है। आज हम सबके लिए बहुत आनंद का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक नया इतिहास लिखने का क्षण इसी सभागार के अंदर हो रहा है। 35 सालों से कभी भी एक पार्टी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने दोनों बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ जनता का समर्थन हासिल किया। इस बैठक से पहले सभी पर्यवेक्षकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थोकचोम सत्यव्रत 12वीं विधानसभा के लिए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह और विपक्षी नेताओं ने श्री सत्यव्रत को ध्वनिमत से अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। राज्यपाल ला गणेशन ने अपने अभिभाषण में सरकार की 5 साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि महामारी के दौरान सरकार ने लोगों की जान बचाने और स्वास्थ्य बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्रोही गतिविधियों को रोकने और शांति स्थापित करने में सक्षम है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज केंद्र सरकार से राज्य की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार, लोगों के समग्र विकास और कल्याण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की। भगवंत मान ने आज नई दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसक घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में दर्ज प्राथमिकी की स्थिति और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इन हिंसक घटनाओं में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता और 8 अन्य लोगों की मृत्यु हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने हत्याओं को बदले की कार्रवाई बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस घटना से पूरा देश चिंतित है और इसने मानवता को झकझोर कर रख दिया है। दिस इज ह्यूमैनिटी डेड। ये अमानवीयता, ये मानवता की हत्या, ये जिस प्रकार से बंगाल के अंदर 8 लोगों को, 6 महिला और 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला करके भून दिया गया, दे वर चार्ज्ड टू डेथ। यह पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। यह विषय केवल बंगाल का नहीं है। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता व्यक्त किया है। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी ने जिस विषय में चिंता व्यक्त किया है, आज पूरा हिंदुस्तान उस विषय को लेकर चिंतित है। श्री पात्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की प्रगति में गुजरात के लोगों और नेताओं के योगदान की सराहना की है। गुजरात विधानसभा को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने गुजरात मॉडल की चर्चा की। पिछले कुछ वर्षों से गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। विकास का यह मॉडल देश के किसी भी क्षेत्र एवं राज्य में कार्यान्वित किया जा सकता है। साबरमती के संत द्वारा निर्मित साबरमती आश्रम एक नए रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिसाल बन रहा है। साबरमती रिवर फ्रंट शहरी परिवर्तन का प्रभावशाली एक उदाहरण है। पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए नगरवासियों और साबरमती के संबंध को नया रूप दिया गया है। नदियों पर स्थित देश के अन्य सभी नगरों के लिए यह अच्छा उदाहरण है। राज्य विधानसभा को पहली बार किसी राष्ट्रपति ने संबोधित किया है। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। श्री कोविंद ने कहा कि गांधी जी और सरदार पटेल की भूमि को सत्याग्रह आंदोलन की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समानता के उस ऐतिहासिक संकल्प को हासिल करना हम सबकी सामूहिक संवैधानिक जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। आप सभी विधायकगण अपने क्षेत्र और प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर यह महत्वपूर्ण है कि आपके क्षेत्र और प्रदेश की जनता आप सबको अपना भाग्य विधाता मानती है। आपके क्षेत्र के लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं आप सबसे जुड़ी हुई हैं। जनता की उन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास आप सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान में इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में पारित किया गया संकल्प इस संगठन की अप्रासंगिकता और इसके लिए जोड़तोड़ करने में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत के बारे में उल्लेखित संदर्भ झूठ और गलत बयानी पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर संगठन की टिप्पणी के पीछे पाकिस्तान जैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले देश की शय है। सरकार ने कहा है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 2013-14 में 3,130 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2022-23 में 5,020 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा में कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा के लिए 2013-14 में 1,888 करोड़ रुपए का बजट आवंटन 2022-23 में बढ़ाकर 2,515 करोड़ रुपए किया गया है। आज की तारीख में 5 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लाभार्थी 7 साल में हो गए। उसके अलावा एजुकेशन में बजट जो है वो 2013 में 14 में 1,888 था और आज की तारीख में 2,515 करोड़ बढ़ा है। इसलिए हमारी कोशिश है कि समाज के सभी हिस्सों के साथ साथ जो माइनॉरिटी है वो भी डेवलपमेंट के बराबर के हिस्सेदार भागीदार बने। इसीलिए हमारा जो मोदी जी की सरकार का इंजीनियरिंग है, पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग, और इस पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग का लाभ हो रहा है कि आज समाज के सभी वर्ग बराबर से तरक्की के हिस्सेदार भागीदार बन रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्वदेशीकरण के लिए 107 महत्वपूर्ण उप प्रणालियों और उपकरणों को मंजूरी दी है।
मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले वर्षों में इन्हें देश में ही बनाया जाएगा। इनका स्वदेशीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा किया जाएगा। निजी क्षेत्र के उद्योग के लिए भी रक्षा उत्पादन से जुड़ने का ये एक बड़ा अवसर होगा। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी। केंद्र सरकार के ई बाजार गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा चालू वित्त वर्ष में की गई खरीदारी 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ये 160% ज्यादा है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि स्थापना के बाद से 5 साल की अवधि में मार्केट प्लस दुनिया के सबसे बड़े सरकारी ई बाजार प्लेटफॉर्म में से एक बन गया है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के हिस्से का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इन उद्यमों द्वारा लगभग 43,000 करोड़ रुपए की खरीद की गई। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं। नामांकित लोगों में आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर संदीप कुमार पाठक, राघव चड्ढा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक मित्तल, उद्योगपति संजीव अरोड़ा और क्रिकेटर हरभजन सिंह शामिल हैं। ओडिशा में शहरी स्थानीय निकायों का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। 65% से अधिक मतदान दर्ज हुआ। नतीजे 26 मार्च को घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की तुरंत सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने के वास्ते सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है। राज्य के गृहमंत्री ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कुछ अपराधों के मामलों में शीघ्र सुनवाई करने के उद्देश्य से विधेयक पेश किया गया है। इसमें अन्य प्रावधानों के साथ साथ अपराधों की जांच के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने और विशेष पुलिस दल गठित करने का प्रावधान है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 182 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 31 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान देश में कुल 1,938 नए मरीज सामने आए। स्वस्थ होने की दर 98.75 है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 2025 तक भारत को तपेदिक से मुक्त कराने का देश का संकल्प दोहराया है। नई दिल्ली में विश्व टीबी दिवस शिखर सम्मेलन में श्री मांडविया ने कहा कि क्षय रोग का खात्मा करने और भारत को स्वस्थ और रोग मुक्त बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच में वर्चुअली हमारे यूपी के राज्यपाल महोदया आनंदीबेन उपस्थित है। हमें सक्सेस होना है तो प्रधानमंत्री जी ने हमें संदेश दिया है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में सक्सेसर के लिए क्या होना चाहिए, हमें कोई सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन करना है, बदल करना है तो क्या करना चाहिए। तो मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास उसमें होना चाहिए, सब लोगों की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। वो भागीदारी से ही हम सामाजिक क्षेत्र में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डेयर टू इरेड टीबी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। The announcement on behalf of the Department of Biotechnology, Ministry of Biotechnology, that we are from today, considering the solemnity of this World Tuberculosis Day, launching what we have as an acronym described as Dare to Erad TB, which in other words means data-driven research to eradicate tuberculosis. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता चुने गए। मुख्यमंत्री पद की कल शपथ लेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से बीरभूम जिले में हुई हिंसक घटनाओं में हुई मौत की विस्तृत रिपोर्ट 4 सप्ताह में मांगी।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान में इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में भारत के बारे में उल्लिखित संदर्भ झूठ और गलत बयानी पर आधारित। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 182 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। महाराष्ट्र विधानसभा ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की तुरंत सुनवाई के लिए विशेष अदालत स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया। परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए विद्यार्थियों से विचार विमर्श करेंगे। आईपीएल क्रिकेट का 15वां संस्करण शनिवार से शुरू होगा। और अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने अगले वित्त वर्ष के बजट में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों और उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को गिलोटिन एक साथ बिना चर्चा के माध्यम से आज मंजूरी प्रदान की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपनी पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में हिंसा पीड़ितों से नहीं मिलने देने का विषय को लेकर लोकसभा में उठाया और इसे लोकतंत्र पर प्रहार करार दिया। गोगोई ने कहा कि सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट के बोगतुई गांव में मंगलवार तड़के हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने गए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें रामपुर हाट से 90 किलोमीटर दूर ही रोक रखा है। गोगोई ने कहा कि ये लोकतंत्र पर प्रहार है। सदन में तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस घटना पर टिप्पणी की थी, जिसकी हम सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने गृह मंत्री अमित शाह से बात की। लोकसभा में आज वर्ष 2022-23 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 में जब सरकार आई तो अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रही थी, विदेशी मुद्रा की स्थिति गंभीर थी, लोग निवेश करने में संकोच करते थे तथा छोटे बड़े उद्यमियों को कारोबार को लेकर शंकाएं थीं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्रों में आधारभूत सुधारों की बात कही और इस बात पर जोर दिया कि विकास कुछ राज्यों तक सीमित न रहे, पूरे देश में समान रूप से होना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि कमजोर मुद्रा और अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए मोदी सरकार ने 7 वर्ष में पारदर्शी व्यवस्था, परिणामोन्मुखी प्रशासन, भेदभाव रहित कार्यक्रम तथा नवोन्मेषी वित्त पोषण के मॉडल पर काम किया। मंत्री ने कहा कि इसका ही परिणाम है कि आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में तीसरे स्थान पर है तथा उनके मंत्रालय में आज 65,000 स्टार्टअप पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आधारभूत ढांचा पाइपलाइन के तहत 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं देश के समक्ष रखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहित किया है तथा इसके लिए बैटरी की जरूरत होगी और बैटरी विनिर्माण एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर अगर आज कदम नहीं उठाया गया तब विदेशों पर निर्भर रहना होगा। श्री गोयल ने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $630 अरब है और देश दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इसके बाद सदन ने कुछ सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए वर्ष 2022-23 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों को मंजूरी प्रदान कर दी। वर्ष 2022-23 के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा की शुरूआत हुई। कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने कहा कि हाल ही में आई प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान 136वां है। इससे पहले वैश्विक भोग सूचकांक और प्रेस की स्वतंत्रता के सूचकांक में भी भारत का स्थान बहुत पीछे है। भाजपा के दिलीप सैकिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पोत परिवहन क्षेत्र में चौतरफा विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री संस्थाओं को मजबूत बनाया गया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि समुद्री व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ा है। पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बंदरगाह नीति, औद्योगिकरण, तटीय सामुदायिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, जिससे हर क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार देश में पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। मंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ मिलकर निजी सार्वजनिक साझेदारी के तहत बंदरगाहों के विकास के लिए काम किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री के जवाब के बाद सदन ने वर्ष 2022-23 के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों को मंजूरी दे दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भोजन अवकाश से पहले शून्यकाल और प्रश्नकाल सामान्य ढंग से चला और विभिन्न दलों के सदस्यों ने लोक महत्व के कई मुद्दे उठाए। भोजन अवकाश के बाद सदन में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चर्चा का जवाब दिया। शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर डीपी वत्स ने एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा उठाया। ओडिशा से बीजू जनता दल के सदस्य मुजीबुल्लाह खान ने राज्य में विधान परिषद के गठन के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की छाया वर्मा ने प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने और इसके लाभ का दायरा बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस की अमी याज्ञनिक ने बेघर बच्चों का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार को इनके आंकड़े इकट्ठे कर इनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के गुलबर्गा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल की जर्जर स्थिति का मुद्दा उठाते हुए इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रूप में विकसित करने की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने कहा कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने के संबंध में समीक्षा करने और इसकी पद्धति सुझाने के लिए बनी सतपथी समिति का उल्लेख किया और कहा कि इसकी रिपोर्ट पर आज तक चर्चा नहीं हुई है और फिर एक विशेषज्ञ समिति बना दी गई। रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके पूर्ववर्ती पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं और वो भी इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करना चाहते हैं कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा तथा सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन को फिजूल खर्ची की योजना कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ी की आकांक्षाएं हैं और उन्हें इन आकांक्षाओं के अनुरूप उन्हें सुविधाओं युक्त ट्रेन सेवा देने में कुछ भी गलत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने नीतीश कुमार जैसे पूर्व रेल मंत्रियों द्वारा तत्काल टिकट योजना, लालू प्रसाद द्वारा गरीब रथ रेल की पहल और ममता बनर्जी द्वारा विजन 2020 दस्तावेज और दुरंतो एक्सप्रेस की पहल करने का उल्लेख किया। तेलुगु देशम पार्टी के रविंद्र कुमार ने कहा कि रेलवे में बहुत अधिक पद खाली पड़े हैं जिनमें सुरक्षा से जुड़े पद भी शामिल हैं। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण इस साल 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ बातचीत करेंगे और परीक्षा के तनाव को दूर करने के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा आपसी संवाद का कार्यक्रम है। इसमें भारत और विदेशों में रह रहे छात्र, अभिभावक और शिक्षक जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए परीक्षाओं से उत्पन्न तनाव और उसे दूर करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली में सिख बुद्धिजीवियों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने सिख समुदाय के प्रति चिंता जताने और पहल करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी केबीएस सिद्धू ने कहा कि प्रत्येक सिख और भारतीय को अपने समुदाय के उत्थान के लिए मोदी सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। सरकार ने पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत ओपीडी सुविधा का लाभ लेने या चिकित्सा भत्ते के रूप में एक निश्चित राशि प्राप्त करने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वे अब इन दोनों सुविधाओं में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं। यदि कोई पेंशनभोगी केंद्रीय स्वास्थ्य योजना का लाभ लेना चाहता है तो वो अपना चिकित्सा भत्ता बंद कराने के लिए पेंशन वितरित करने वाले बैंक को आवेदन दे सकता है। बैंक चिकित्सा भत्ते की राशि को बंद कर देगा और उसके बदले में पेंशन भोगी को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके बाद पेंशन भोगी आवश्यक सीजीएचएस अंशदान का भुगतान कर सीजीएचएस कार्ड के लिए संबंधित विभाग को आवेदन कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल सुरंग जैसी परियोजनाओं के माध्यम से पर्यटन को प्रोत्साहित करने में सीमा सड़क संगठन के योगदान की सराहना की है। रक्षा मंत्री ने आज नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन पर्यटन पोर्टल का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। श्री सिंह ने दूर दराज के क्षेत्रों में 75 स्थानों पर
सीमा सड़क संगठन कैफे की स्थापना का उल्लेख करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि ये कैफे इन इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। इस वेबसाइट का उद्देश्य संगठन द्वारा बनाई गई परियोजनाओं को देखने के लिए ई बुकिंग की सुविधा प्रदान करना है। इस पोर्टल में शुरुआत में सिर्फ अटल सुरंग को देखने की सुविधा उपलब्ध होगी। आईपीएल क्रिकेट के 15वें संस्करण की शुरुआत शनिवार से हो रही है। इस संस्करण में 4 प्लेऑफ के लिए 10 टीमें हिस्सा लेंगी। ब्यौरा सिद्धार्थ सिंह से। इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज शनिवार से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है, जिसमें पिछले साल की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स और उपविजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच पहला मैच खेला जाएगा। इस आईपीएल की खास बात यह है कि अब दर्शकों को भी 25% क्षमता के साथ मैच देखने की अनुमति दे दी गई है। इस बार आईपीएल में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 2 नई टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं। इस बीच महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। उनके स्थान पर रवींद्र जडेजा को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। धोनी आईपीएल में बतौर खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। धोनी ने 2008 यानी पहले सीजन में ही चेन्नई की कप्तानी संभाली थी। धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती। किदाम्बी श्रीकांत और परुपल्ली कश्यप स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दूसरे दौर में श्रीकांत ने फ्रांस के क्रिस्टोफ पोपोव को और कश्यप को विक्टर एक्सेलसेन के साथ मैच में वॉकओवर मिला। अर्जेंटीना में भारतीय दूतावास ने अर्जेंटीना पुलिस में योग की शुरुआत की है। राजदूत दिनेश भाटिया और अर्जेंटीना के पुलिस प्रमुख हुआन सी हर्नांडेज ने कल संयुक्त रूप से पुलिस अधिकारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग क्षमता परियोजना शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में दिव्यांग चित्रकार आयुष कुंडल से मुलाकात की। श्री मोदी ने लोगों से दिव्यांग कलाकार की पेंटिंग देखने का भी आग्रह किया। चित्रकार कुंडल अपने शरीर के 80% हिस्से में सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हैं और अपने पैरों से पेंटिंग करते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 57,596 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 17,223 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में ₹37 प्रति डॉलर के स्तर पर था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाले सोने का मूल्य ₹51,925 प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी भी ₹68,700 प्रति किलो पर थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य स्थिर रहकर $121.30 प्रति बैरल के करीब था। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों का मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। मुंबई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उत्तर भारत में जम्मू, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। गिलगित में आंशिक रूप से और लेह में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। इन नगरों में तापमान 8 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, शिलंग, इम्फाल, आइजोल और अगरतला में बादल छाए रहेंगे। गंगटोक, कोहिमा और इम्फाल में आमतौर पर बादल छाए रहने तथा 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। इन नगरों में न्यूनतम तापमान 12 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता चुने गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ कल लेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से बीरभूम जिले में हुई हिंसक घटनाओं में हुई मौतों की विस्तृत रिपोर्ट 4 सप्ताह में मांगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान में इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में भारत के बारे में उल्लेखित संदर्भ झूठ और गलत बयानी पर आधारित। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 182 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। महाराष्ट्र विधानसभा ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की तुरंत सुनवाई के लिए विशेष अदालत स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया। परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण 1 अप्रैल को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए छात्रों से विचार साझा करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट का 15वां संस्करण शनिवार से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।